नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी जिस प्रकार से इस चैनल को स्नेह दे रहे हैं, जिस प्रकार से प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी देखेंगे कि एक तो पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप सभी ने देख लिया है। आज उसका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से रिलेटेड आपके क्वेश्चन का क्या होगा कि पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा आज शाम तक। आप क्या करेंगे कि तेजस एजुकेशन इंडिया के जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से 15 या 20 क्वेश्चन का होगा, वो आप क्या करेंगे कि पीडीएफ उसका प्राप्त कर उसको सॉल्व आप कर लेंगे। अगले दिन उस वीडियो को उसका जो पीडीएफ है उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। आज हम लोग देखेंगे दूसरा महाद्वीप, बहुत ही इंपॉर्टेंट महाद्वीप है। इस महाद्वीप से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महाद्वीप है। इसके बारे में हम लोग विशेष करके ध्यान रखेंगे। आप सभी इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसको विशेष करके। ठीक है, जय हिंद। आइए आगे बढ़ते हैं कि ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में ये क्या है, मैप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा महाद्वीप है। ये क्या है कि थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे कि इसकी अधिकांश जो इसका भूभाग है, अधिकांश जो भूभाग है, ये 0 डिग्री जो इक्वेटर है, ये 0 डिग्री जो आपको, तो इस 0 डिग्री के अधिकांश इसका दक्षिणी गोलार्ध में क्या है कि विस्तृत है। इसको ध्यान में रखेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में इसका विस्तृत होने के कारण इसको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की संज्ञा दी गई। दूसरी चीज, इस दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप से आपको दो रेखाएं, महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती है, दो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं गुजरती है। एक तो 0 डिग्री क्या विषुवत रेखा, दूसरी आपको 23.5 डिग्री जो साउथ है वो मकर रेखा क्या करती है कि गुजरती है। सबसे पहले कि इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पहले चौहद्दी के बारे में देखते हैं कि इसके पूरब में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है, इसके उत्तर में क्या है और इसके दक्षिण में क्या है। तो अगर बात करें इसकी चौहद्दी की, अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आप देखेंगे कि अटलांटिक ओशियन, ये वाला जो क्षेत्र है अटलांटिक ओशियन। आपको अगर जो पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में है क्या, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। अगर ये पश्चिम की बात करें तो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में दो चीजें हैं। एक तो आप कि अगर सागर, महासागर को लेते हैं तो महासागर में नॉर्थ अटलांटिक महासागर है। अगर उससे छोटा की आप बात करते हैं तो एक कैरिबियन सी है। कौन सा है, कैरिबियन सी। कि आपको कैरिबियन सी, पहले तो नॉर्थ आपको क्या अटलांटिक ओशियन, इसको ध्यान में रखेंगे। मगर कैरिबियन सी, ये कैरिबियन सी के बारे में विशेष करके ध्यान में रखेंगे। कैरिबियन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर जो दक्षिण की बात करें कि इसके दक्षिण में क्या क्या है, तो साउथ पैसिफिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन, दो चीजों को इसको ध्यान में रखेंगे। दक्षिणी क्षेत्र में क्या है कि साउथ पैसिफिक ओशियन और क्या है कि साउथ अटलांटिक ओशियन, इसको विशेष करके ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आइए कि इसके बाहरी क्षेत्र में दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक यहां पर आपको मिलेगा, ये है आपको नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, ये जो है साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट। अब यहां पर विशेष करके ध्यान रखेंगे, यहां पर एक स्थल संधि मिलेगा। कौन सा, स्थल संधि। इस स्थल संधि का नाम है पनामा। क्या नाम है, पनामा। इसका नाम है पनामा, पनामा स्थल संधि। ये जब स्थल संधि है, अभी तक स्थल संधि हम लोगों के ना तो ऑस्ट्रेलिया में मिला था, मगर यहां पर एक स्थल संधि मिला। कौन सा, कि पनामा। अब स्थल संधि के काम क्या होता है, तो आइए देखिए यहां पर विशेष करके यहां पर ध्यान रखेंगे कि स्थल संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले कि अगर स्थल संधि की बात करें, स्थल संधि की बात करें तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखेंगे, स्थल संधि की अगर बात करें तो यहां पर दो बड़े स्थलीय भागों को देखिए, यह भी स्थल है, यह भी स्थल है, यह भी स्थल है, यह भी स्थल, यह भी स्थल। ये स्थल और यह भी क्या है कि स्थल। और इस बॉक्स में क्या है कि हम जल को ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, जल का।
ये जल। तो स्थल संधि का डिफिनेशन होता है कि दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ना। अब जब दो बड़े स्थलीय भाग ये जुटेंगे तो आपको जलीय भाग आपरूपी क्या होंगे कि अलग होंगे। तो यहां पर देखिए कि दो बड़े स्थलीय भाग यानी कि ये जो है ये स्थलीय भाग और ये स्थलीय भाग जुट रहा है, तो ये जलीय भाग और ये जलीय भाग क्या हो रहा है कि अलग हो रहा है। तो ये जुटने वाले को क्या कहते हैं कि स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं कि स्थल संधि। ये स्थल संधि हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर दे दें कि एग्जाम्पल जो है तो आपको क्या है कि पनामा। पनामा क्या है कि स्थल संधि है, स्थल संधि है, इसको ध्यान रखिए स्थल संधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब हुआ क्या कि शुरुआती दौर में पनामा स्थल संधि था नहीं, स्थल संधि ही था। यहां पर एक पनामा नहर भी है। ये किन किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो पहले दो महाद्वीपों के मध्य अगर देख लेते हैं कि अगर ये पनामा है किसको किसको जोड़ती है, किसको किसको अलग करती है। अगर जोड़ने की बात करें तो जोड़ने की बात करें तो यहां पर याद रखेंगे कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट प्लस क्या साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, ये दोनों को जोड़ा है। देखिए प्लस के मैंने दे दिया है कि जोड़े। अगर अलग करने की बात करें तो अलग की बात करें कि अलग ये किसको किसको कर रहा है, तो अलग को या माइनस या आपको क्या भाग से भी क्या करते हैं कि इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि पैसिफिक ओशियन आपको महासागर या माइनस कर लीजिए क्या कि कैरिबियन सी। ये जो कैरिबियन सी है बहुत चर्चा में बना रहता है, बहुत ज्यादा। क्यों कि समुद्री लुटेरा नामक आप जानते होंगे, बहुत सारी मूवी भी आती है। तो समुद्री लुटेरा सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं, जो वेस्ट इंडीज आप देखते हैं, वेस्ट इंडीज देश को कभी कभी कैरिबियन टीम भी बोला जाता है। तो इसी क्षेत्र के जो कैरिबियन सी है और यहाँ के जो कैरिबियन सागर की क्या सर्वाधिक लवणता की मात्रा होती है। और इस कैरिबियन सी में पॉलिप नामक जीव यानी कि प्रवाल नामक द्वीप सर्वाधिक पाए जाते हैं। पॉलिप नामक जीव क्या होती है कि सर्वाधिक पाई जाती है। तीसरी चीज केसम माई, जो केसम चाहे खाई कह सकते हैं, केसम खाई जो कैरिबियन सी की सबसे गहरी बिंदु है, जो लगभग 7000 मीटर क्या है कि नीचे है, 7500 मीटर लगभग गहराई है कैरिबियन सी के। और इस समुद्री लुटेरा के लिए क्षेत्र क्या होता है कि जाना जाता है। तो इसी दोनों को क्या करती है कि इसको अलग करती है। देखिए इसको अलग कर रही और इसको अलग कर रही है। जोड़ किसको रही है तो ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट को, यहाँ पर जो साउथ अमेरिकी इस कॉन्टिनेंट है इसको देखिए साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट को ये जोड़ है स्थल संधि। यहीं पे एक पनामा नहर है, एक निकारागुआ झील था, उस निकारागुआ झील को आपको काट कर क्या किया गया कि बनाया गया पनामा नहर। और ये पनामा नहर जो है इसलिए प्रसिद्ध है कि विश्व के 26% जो व्यापार होता है इसी मार्ग से होता है। पनामा नहर की क्या मार्ग से होता है 26% व्यापार। अब यहां पर दो देशों के, ये तो कॉन्टिनेंट को जोड़ने के काम कर रहा है। अगर दो देशों की अगर बात करें तो यहां पर याद रखेंगे कि पनामा देश और यहां पर क्या कि कोलंबिया देश को, सॉरी कोलंबिया देश को क्या करता है कि आपको जोड़ता है। इस बातों को भी विशेष करके ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये स्थल संधि के बारे में देखा, पनामा के बारे में। पनामा अगर हो गया तो अब यहां पर स्थल संधि के बाद एक आपको यहां पर मिलेगा कि इसको ध्यान में रखेंगे कि इसका नाम है मैगलन जल संधि। क्या नाम है कि मैगलन जल संधि, जल संधि, मैगलन जल संधि। अब मैगलन जल संधि के बारे में अगर जब बात करें तो जल संधि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दो बड़े जलीय भागों को जोड़ना और दो बड़े स्थलीय भागों को क्या करना कि अलग करना। तो मैगलन जल संधि के बारे में यहां पर देख लेते हैं कुछ विशेषता। दूसरी मैगलन जल संधि, अगर मैगलन जल संधि के बारे में बात करें तो दो काम करेगा कोई भी जल संधि। एक तो क्या जोड़ने का और दूसरा क्या अलग करने का। अलग करने का जल है तो जल रहेगा तो जोड़ेगा, हरदम याद रखेंगे जोड़ेगा। क्या करेगा जोड़ेगा। अगर स्थल रहेगा तो वो हरदम अलग करेगा। इस बातों को विशेष करके ध्यान रखिए। तो यहां पर जोड़ने के किसको किसको काम करता है तो यहां पर देखिए
कि ये जो साउथ अटलांटिक ओशियन है और साउथ पैसिफिक ओशियन को क्या कर रहा है कि जोड़ रहा है। याद रखेंगे, इसको जोड़ रहा है कि नहीं। तो किसको किसको जोड़ रहा है, तो यहां पर साउथ पैसिफिक ओशियन प्लस क्या साउथ अटलांटिक ओशियन आपको ले लेते हैं, इसको जोड़ रहा है। अलग करने की बात करें तो केप हर्न आपको द्वीप, केप हर्न आइलैंड है कि नहीं। और यहां पर क्या है कि नॉर्थ साउथ अमेरिकी क्या कॉन्टिनेंट को अलग करने के काम किसको किसको कर रहा है, तो यहां पर देखेंगे विशेष करके साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट आपको माइनस कर दीजिए, केप हर्न आपको क्या द्वीप या आइलैंड, इसको क्या कर रहा है, क्या अलग कर रहा है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है केप हर्न। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये दो जल संधि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये है, इस महाद्वीप से रिलेटेड मैगलन जल संधि बहुत ज्यादा पूछता है। कोई ऐसा आपका कंपटीशन ना हो कि आईएएस से लेकर ग्रुप डी तक, यूपीएससी से लेकर स्टेट कमीशन तक, कि जिसमें नहीं पूछता हो। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से विशेष करके क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आंतरिक भाग में हम लोग प्रवेश करेंगे, इसको विशेष करके ध्यान में रखेंगे। इसके आंतरिक भाग में हम लोग क्या करेंगे कि प्रवेश करते हैं और देखते हैं आंतरिक भाग में इसके क्या है। तो आंतरिक भाग में सबसे पहले पर्वत श्रेणी को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पर्वत श्रेणी में एक सबसे ज्यादा जो चर्चा में बना रहता है, हरदम आप देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मालूम भी होगा और नहीं मालूम होगा तो आज तो मालूम हो ही जाएगा। इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये जो है पर्वत श्रेणी, जिसका नाम आप सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, इसका नाम है एंडीज, एंडीज पर्वत श्रेणी। ये विश्व की सबसे क्या है कि लंबी पर्वत श्रेणी है। ये विश्व की क्या है कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। अब किसी ये पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पे क्या है कि विस्तृत है। पश्चिमी तट पे ये फैला हुआ है, लगभग भारत से क्या है कि 2 गुना लंबा, 2 गुना लंबा भारत से, इसकी लंबाई 2 गुना ज्यादा है लगभग। उससे तो अधिक भी हो सकता है मगर कम होने की संभावना नहीं। अब आइए कि देखते हैं कि एंडीज के बारे में क्या क्या विशेषता है। कि सबसे पहले कि ये नवीन पर्वत श्रेणी है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है विश्व के, ये भी क्या है कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, ये नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी। अब कोई भी पर्वत श्रेणी होता है तो उसके बारे में हमने आपको बताया होगा कि अगर पर्वत श्रेणी के बारे में विशेषता कि एंडीज के बारे में क्या, एंडीज माउंटेन रेंज के बारे में देखते हैं। अब इसमें पहले तो एक क्या है कि ये नवीन है, नवीन क्या पर्वत श्रेणी, नवीन पर्वत श्रेणी। दूसरी ये क्या है कि ये जो एंडीज माउंटेन रेंज है तो ये जल विभाजक के काम करेगा, जलवायु विभाजक के काम करेगा, वनस्पति विभाजक के काम करेगा और सांस्कृतिक विभाजक के भी काम करेगा। 3 चीजों को कि कौन कौन से कि जल, जलवायु प्लस वनस्पति प्लस सांस्कृतिक एवं जनसंख्या विभाजक भी क्या कि काम करेगा, जनसंख्या का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर जल पे किसी चीज का प्रभाव, अगर जल जिस मात्रा में कम, जल अगर जी कम होगा तो वहां की जलवायु गर्म होगी चाहे तुम, वहां के वनस्पति पर भी प्रभाव पड़ेगा, वहां के संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ेगा और वहां के क्या आपकी जनसंख्या पर भी क्या करेगा कि प्रभाव करेगा। तीसरी चीज कि इसी पर्वत श्रेणी में आपको क्या कि एक लामा नामक, लामा कौन सा, लामा नामक जानवर पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, लामा नामक जानवर। ये ऊंट के नस्ल के होता है। किसके नस्ल का, ऊंट के नस्ल का। यूपीएससी का सबसे प्रसिद्ध और फेमस क्वेश्चन रहा है कि लामा क्या है। तो लामा एक जानवर है जो
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो एंडीज पर्वत श्रेणी में पाया जाता है, जो ऊंट के छोटी नस्ल का होता है। अब इसी एंडीज पर्वत श्रेणी में विश्व के सबसे ऊंची आपको सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, जिसका नाम है कोटोपैक्सी। कहीं कहीं आप लोगों को मिलता है वजह स्लाइडो भी, मगर माउंट कोटोपैक्सी जो है विश्व के सबसे क्या है कि ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी। और इसी पर्वत श्रेणी के चयन के क्रम में एक हुम्बोल्ट नामक व्यक्ति थे। उन्होंने मानव जाति पर पड़ने वाला वायुदाब का क्या किया कि अध्ययन किया था। मानव जाति पर पड़ने वाला क्या वायुदाब का अध्ययन किया था। ये कोटोपैक्सी क्या है कि इक्वेडोर में है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे नेक्स्ट कि कोटोपैक्सी क्या है कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इस बात में विशेष करके ध्यान में रखेंगे। एक्टिव आपको क्या है वोल्केनिक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद इतना तो आपने, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, ये ऊंची चोटी नहीं है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, यहां पर ध्यान रखेंगे, एक है जिसका नाम है कि माउंट अकंकागुआ। माउंट अकंकागुआ लगभग 6996 कि एंडीज के जो सबसे ऊंची चोटी, आपको क्या है कि सबसे ऊंची चोटी क्या है कि माउंट अकंकागुआ लगभग 6900 क्या है कि 96 मीटर। 6900 क्या है कि 96 मीटर, इसको ध्यान रखिए। 6900 क्या है कि 96 मीटर। ये किन किन देशों में है? चिली और क्या है कि अर्जेंटीना में है। चिली और कहां पे? अर्जेंटीना, दो देशों के मध्य सीमा पर क्या है कि स्थित है। अब इसी के बाद एक ये पर्वत श्रेणी आपको मिलेगा, ये कोर्डिलेरा, इसका नाम है कोर्डिलेरा ओरिएंटल। कोर्डिलेरा ओरिएंटल। और दूसरी एक पर्वत श्रेणी मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाना। इसका नाम है आपको कोर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल। इसमें दो कॉमन है, ये देख रहे हैं कोर्डिलेरा है, ये भी जो क्या है कोर्डिलेरा। कोर्डिलेरा का मतलब क्या होता है अगर जब बात करें तो यहां पर ध्यान रखेंगे। कोर्डिलेरा में ऐसे पर्वत श्रेणी का समूह जिसमें नवीन, प्राचीन और अवशिष्ट, यानी कि पुराना, नवीन और अवशिष्ट कभी जो पर्वत श्रेणी रहा हो, वो तीनों पर्वत श्रेणी अगर मिलता है तो उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोर्डिलेरा कहते हैं। जनरली कोर्डिलेरा क्या है कि स्पेनिश शब्द है, क्या है कि कोर्डिलेरा स्पेनिश शब्द है। और इस स्पेनिश शब्द है तो स्वाभाविक है कि इसके मतलब स्पेन ने यहां पर राज किया होगा और यहां पर शासन किया होगा, तो उन्होंने रख दिया। जैसे भारत में आप देखते हैं डलहौजी पर्वत श्रेणी, तो डलहौजी क्या है कि इंग्लैंड का शब्द है, इंग्लैंड के व्यक्ति है, तो इंग्लैंड ने यहां पे क्या कर दिया कि नाम रख दिया। तो स्पेनिश शब्द है कोर्डिलेरा, तो कोर्डिलेरा ओरिएंटल और कोर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। मगर इसको पढ़ाने की क्या कि यहां पे तीनों प्रकार के नवीन, प्राचीन और क्या अवशिष्ट, तीनों प्रकार के पर्वत श्रेणियां जिस क्षेत्र में पाई जाती है उसी क्षेत्र को आपको कोर्डिलेरा कहा जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि नदी तो अभी बाद में देखेंगे, मगर एक नदी इसी के आपको मध्य से क्या करती है कि प्रवाहित होती है, उसके बारे में आगे चलकर हम लोग देखेंगे। आइए फिर आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोगों को इसमें क्या है कि मरुस्थल जो है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मरुस्थल के बारे में देखनी है। दो बहुत इंपॉर्टेंट मरुस्थल है,
इस मरुस्थल को अति आवश्यक है। इसको गांठ बांध के रख लेंगे, ये किसी न किसी कंपटीशन में पूछा गया है, हरदम पूछे जाने की संभावना रहती है। जैसे कि अगर बात करें, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक ठंडा मरुस्थल और एक गर्म मरुस्थल। सिंपल सी बात करें कि एक गर्म मरुस्थल भी होता है। मरुस्थल किसे कहते हैं? जिस क्षेत्र में किसी चीज का बंजर हो गया हो भूमि, उस क्षेत्र में कुछ चीज उपजाऊ नहीं हो रही हो, तब बंजर या तो ज्यादा ठंडा भी हो जाएगा तो बंजर हो जाएगी, और ज्यादा गर्मी भी जिस क्षेत्र में हो जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। वहां की नमी पूरी खत्म हो जाएगी। जब नमी खत्म हो जाएगा तो वहां पर ऐसा नहीं कि मरुस्थल में कोई चीज उपजेगा नहीं। मरुस्थल में क्या होता है कि उसमें खाद पानी डालेंगे तो वहां पे उपजाऊ शुरू हो सकता है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। तो दो मरुस्थल है, इंपॉर्टेंट है। तो एक मरुस्थल आपको विशेष करके ये ध्यान रखेंगे, जिसका नाम है बहुत सबसे ज्यादा चर्चा में बना रहता है। मरुस्थल को इंडिकेशन ऐसे की जाती है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये मरुस्थल का इंडिकेट कर रहा है। आइए, इस मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका मरुस्थल का नाम है आटाकामा। क्या नाम है? आटाकामा। आटाकामा, आटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? आटाकामा मरुस्थल। ये बहुत इंपॉर्टेंट। आटाकामा के अगर जो बारे में देखें तो ये उष्ण मरुस्थल है। क्या है? आटाकामा अगर जो मरुस्थल की बात करें तो इसकी विशेषता में अगर जो देखें तो पहले तो ये उष्ण मरुस्थल कौन सा है कि उष्ण मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल, पहली चीज। इसके साथ एक और विशेषता है कि विश्व के सबसे गर्म मरुस्थल है, विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थल है। विश्व के सबसे क्या है कि शुष्क मरुस्थल है। तो विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है कि आटाकामा। कौन सा कि शुष्क मरुस्थल। कहां का है? तो विश्व स्तर पे, विश्व का। विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है कि आटाकामा। ये किस देश में स्थित है? तो चिली देश में स्थित है। किस देश में स्थित है? तो चिली देश में। चिली देश में स्थित है। चिली देश में स्थित है। कहां स्थित है? चिली देश में। इसमें इतना यह शुष्क है कि 30 से 32 सालों पे या 25 से 30 सालों पे कभी कभी 1-2 सेंटीमीटर यहां बारिश होता है। अब बताइए, जनरली किसी क्षेत्र को मरुस्थल निर्धारित करने के लिए, आपको डिसाइड करने के लिए या मान्यता प्राप्त करने के लिए आपको ऐसा है कि साल में अगर 10 से 12 सेंटीमीटर अगर बारिश वहां होती है, 12 से कम सेंटीमीटर बारिश, तो उस क्षेत्र को क्या करते हैं? मरुस्थल इंडिकेट करते थे या निर्धारित करते थे। मगर यहां तो 32 सालों पे आपको क्या कि 25 से 30 सालों पे आपको 1-2 सेंटीमीटर वर्षा होती। अगर मान लीजिए किसी बच्चा का जन्म हुआ अभी और जन्म से उसे 20 साल तक बारिश ही नहीं भेटाया और कभी 1-2 सेंटीमीटर उसे बारिश मिलेगा तो क्या कहेगा कि अजीब चीज है। तो आटाकामा मरुस्थल क्या विश्व के सबसे शुष्क, सबसे ठंडा, सबसे गर्म मरुस्थल है। इसी मरुस्थल एकमात्र ऐसा मरुस्थल है पृथ्वी का कि जिसका चंद्रमा का क्या है कि चंद्रमा जैसा सतह यहाँ पे दिखता है। चंद्रमा जैसा क्या सतह दिखता है। कभी कभी विवादों का विषय यह भी बना रहा कि जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो सर्वप्रथम चंद्रमा पे गए, तो ऐसा रूस का मानना है कभी कभी कि वो आपकी क्या कि कभी कभी इन स्थानों पर भी गए हुए हैं। अब यहां पर क्या है कि 30 से 32 साल पर, अब यहां पर क्या है कि इसी मरुस्थल में एक क्या है कि अरिका नामक शहर है। अरिका, कौन सा? अरिका नामक शहर। इसे विश्व का सबसे शुष्क शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि विश्व का सबसे शुष्क शहर है। विश्व का सबसे जो शुष्क शहर है तो अरिका शहर है। इस शहर को एक और भी नामों से क्या प्रचलित है कि इसे भूतों वाला शहर भी संज्ञा दी जाती है कि यहाँ पर भूत प्रेत ज्यादा है। मगर ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों? कि वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि आज अगर जो कोई वस्तु यहां रखे हैं तो कल क्या होती है कि वस्तु किसी अपने स्थान चेंज कर देती है, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर उसको लेकर चली जाती है। तो यही कारण है कि कहते हैं कि कोई इंसान तो उस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह किया नहीं, मगर वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह हो गया है। तो अरिका नामक शहर भी किस मरुस्थल में स्थित है? तो अरिका को इसको याद रखेंगे। अरिका नामक क्या है कि शहर आपको
आटाकामा मरुस्थल में स्थित है। इसी में एक विशेषता और है कि चिकवी कमाटा, इसी मरुस्थल में एक चिकवी कमाटा नामक क्या है, खान है। यह चिकवी कमाटा खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है एवं प्राकृतिक नाइट्रेट की खान है। विश्व की क्या है कि सबसे बड़ी आपको तांबे की खान, अब विश्व के सबसे बड़ी प्राकृतिक नाइट्रेट की खान है। ये किस देश में स्थित है, तो आपको चिली में स्थित है। और किस मरुस्थल में स्थित है, तो आपको याद रखेंगे कि आपको आटाकामा मरुस्थल में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं। यहाँ आटाकामा मरुस्थल में जो पवने हैं 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो वही पवन क्या करती है कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तु को क्या ले जाकर रख देती है, आपको ले जाकर फेंक देती है। तो उसी को लोग कहते हैं भूत कर दिया। अब दूसरी चीज, एक मरुस्थल ठंडा मरुस्थल मिलेगा। ये मरुस्थल जिसका नाम है पैटागोनिया। क्या नाम है, पैटागोनिया। ये पैटागोनिया मरुस्थल क्या है कि ये शीत मरुस्थल है। इसके बारे में देखेंगे कि पैटागोनिया मरुस्थल क्या है कि शीत मरुस्थल है। ये अर्जेंटीना देश में स्थित है और इसी पैटागोनिया मरुस्थल में विश्व के सबसे लंबे लंबे लोग पाए जाते हैं और प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे के वीडियो में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से रिलेटेड देखेंगे हम लोग स्पेशल क्या है कि आपको झील, नदी, पठार, आपको तमाम ऐसी चीजें जो बचा हुआ है और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण नगर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।